जरूर बताएं। हम टॉप के 5 कमेंट्स कहानी के आखिर में शामिल करेंगे। तो चलिए, ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी पर। मसूरी की ठंडी वादियों को अंधेरा धीरे धीरे अपने आगोश में लेने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ठंडी हवा के तेज थपेड़े पहाड़ों में बिछी कोहरे की चादर को चीरते हुए निकल रहे हों। राहुल और श्रेया शाम से ही वहां के होटलों की खाक छान रहे थे, लेकिन सभी होटलों के सामने फुल का बोर्ड टंगा हुआ था। इन दिनों वहां पर टूरिस्टों की भारी भीड़ थी। वे दिल्ली से थे। हाल में ही उन दोनों की शादी हुई थी और वे यहाँ हनीमून के लिए आए थे। थक हार कर वे दोनों सड़क के किनारे पड़ी एक बेंच पर बैठ गए। दिन भर की थकान और होटल न मिलने की वजह से मायूसी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। श्रेया ने राहुल की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, राहुल, अब क्या करें? कोई जगह ही नहीं मिल रही। आखिर आज की रात क्या हम सड़क पर ही गुजारेंगे? ये कहते हुए उसने राहुल के कंधे से अपना सिर टिका दिया, जैसे सफर की थकान ने उसे बेहाल कर दिया हो। राहुल ने उसके सिर पर हाथ रखकर बाल सहलाते हुए धीरे से कहा, परेशान मत हो श्रेया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अभी रात के बस 9 ही तो बजे हैं। कहीं चलकर देखेंगे, हमें जरूर किसी न किसी होटल में बुकिंग मिल जाएगी। ये कहते हुए उसका हाथ श्रेया के सिर से नीचे चेहरे और गले से होते हुए नीचे सरकने लगा। श्रेया ने शर्माकर उसका हाथ अलग झटकते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो यार, सड़क पर ही हनीमून मनाने का इरादा है क्या? तभी पास में खड़ी एक पुरानी पीले रंग की टैक्सी कार का दरवाजा चरमराया और उसके भीतर से एक करीब 50 साल का टैक्सी ड्राइवर बाहर आया। उसके गहरे भूरे रंग के चेहरे पर दूर से ही झुर्रियां साफ झलक रही थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह राहुल और श्रेया के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उनकी ओर देखते हुए धीरे से बोला, होटल ढूंढ रहे हैं साहब? राहुल ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, हाँ, मगर यहां तो सब फुल हैं, कोई भी खाली नहीं है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक होटल ले जा सकता हूं। ज्यादा लोग नहीं जानते हैं उस जगह को, भीड़ भाड़ से दूर और बिल्कुल साफ सुथरी जगह है। सस्ते में दिला दूंगा आपको। श्रेया ने राहुल का हाथ दबाते हुए उसके कान में धीरे से कहा, पता नहीं ठीक है या नहीं, हम तो इसे जानते भी नहीं, पता नहीं कहां ले जाएगा ये हमको। श्रेया की बात सुन राहुल थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, चलिए, ले चलिए। दोनों टैक्सी में जाकर चुपचाप बैठ गए। जैसे ही टैक्सी स्टार्ट हुई, उसके एग्जॉस्ट से निकलता काला धुआं हवा में घुल गया। कुछ ही देर में वह टैक्सी हवा में बातें करने लगी। शुरुआत में सड़कें रोशनी से भरी थीं, लेकिन जैसे जैसे वह टैक्सी कार सड़क पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स भी कम होती जा रही थीं। कुछ ही देर में वह टैक्सी संकरे और घुमावदार सुनसान पहाड़ी रास्तों को पीछे छोड़ते हुए जंगल के बीचों बीच से होकर जाने वाली एक सड़क पर चल रही थी। रास्ता इतना तंग था कि कभी कभी किनारे लगे पेड़ों की टहनियां भी टैक्सी से टकरा जाती थीं। जंगल से बड़ी अजीब सी आवाजें आ रही थीं और ऐसा मालूम होता था कि जैसे रास्ते के किनारे उगी झाड़ियों में कोई चल रहा हो, शायद कोई जंगली जानवर या फिर कुछ और। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती, श्रेया डर कर राहुल से लिपट जाती। डर से उसकी हालत खराब थी। राहुल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। मसूरी शहर की चकाचौंध मीलों पीछे छूट गई थी। राहुल ने बेचैनी से टैक्सी ड्राइवर से पूछा, अंकल, होटल अब भी कितना दूर है? ड्राइवर ने शीशे में आंखें डालते हुए बड़ी ही ठंडी आवाज में कहा, बस साहब, पास ही है। टैक्सी आगे बढ़ती रही। रास्ते पर जगह जगह गड्ढे थे और किनारे छोटी छोटी खाइयां भी थीं। श्रेया और राहुल बेचैन होकर कभी टैक्सी से पीछे देखते तो कभी आगे की तरफ। चारों तरफ घुप अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ न था। कुछ देर बाद राहुल ने टैक्सी ड्राइवर की ओर देखते हुए फिर से पूछा, अरे अंकल जी, होटल सच में है ना? अब तो काफी दूर आ गए। ड्राइवर इस बार बड़े ही गंभीर लहजे में बोला, भरोसा रखिए साहब, बस कुछ ही देर में हम होटल पहुंचने वाले हैं।
करीब 30 से 40 मिनट बाद दूर सामने की तरफ एक धुंधली सी रोशनी नजर आई। टैक्सी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। रोशनी करीब आते ही सामने एक टूटी फूटी सी इमारत दिखाई दी। उस इमारत पर टंगे हुए जंग लगे बोर्ड पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था होटल पाइन व्यू, जिसका पी और ई आधे उखड़े हुए थे। वहां दूर दूर तक कोई दूसरा मकान या होटल नहीं था, सिर्फ चारों तरफ उस वीरान जंगल के सिवा। वहां की हवा में एक अजीब सी नमी और दुर्गंध थी। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। टैक्सी रुकते ही ड्राइवर ने कहा, लीजिए साहब, आ गया आपका होटल। आप चाहें तो मैं आप लोगों को सुबह लेने आ सकता हूं। ये रहा मेरा नंबर। उसने मुड़ा हुआ एक पुराना विजिटिंग कार्ड राहुल के हाथ में थमाया। राहुल और श्रेया होटल के भीतर चले गए। वे जैसे ही रिसेप्शन की तरफ बढ़े, दरवाजे पर लगी घंटी अपने आप ही बज उठी। भीतर एक बेहद दुबला और अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा पीला, आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई और होंठ बिल्कुल सूखे हुए लग रहे थे। उसके उलझे हुए बालों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसने कई महीनों से अपने बालों में कंघी ना की हो। उसने अपने सामने खड़े राहुल और श्रेया को पहले ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर बिना मुस्कुराए धीरे से पूछा, रूम चाहिए? राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ, सिर्फ एक रात के लिए चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे काउंटर से एक रजिस्टर निकला। रजिस्टर इतना पुराना था कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कोनों से फटे हुए थे। उसने राहुल और श्रेया से उनके आईडी कार्ड मांगे और फिर रजिस्टर में उनकी डिटेल्स दर्ज की। फिर उसने राहुल के हाथ में पुरानी जंग लगी चाबी थमाते हुए कहा, कमरा नंबर 207, दूसरी मंजिल पर, दाईं ओर आखिरी कमरा। राहुल ने उसे अपनी पर्स से कुछ पैसे निकाल कर दिए और पीछे मुड़कर देखा तो टैक्सी वाला अंधेरे में कहीं गुम हो चुका था। जब राहुल और श्रेया सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की मंजिल की ओर जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सीढ़ियों के नीचे कोई छिप कर बैठा हो। लेकिन उन दोनों को लगा कि शायद ये उनका वहम हो। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक पास लगी खिड़की का टूटा हुआ शीशा तेज हवा से झंझना उठता है, जैसे कोई उन्हें किसी प्रकार की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। भीतर अजीब माहौल था। पुराना डबल बेड, फटी हुई मैट्रेस और एक पुरानी सी अलमारी जिसके पल्ले आधे खुले हुए थे, कमरे के कोने में रखी हुई थी। दीवारों पर लगे पुराने धब्बों को मकड़ियों के असंख्य जाले ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कोने में रखे हुए एक पुराने लैंप से हल्की पीली रोशनी निकलकर पूरे कमरे में फैल रही थी। राहुल ने कमरे का दरवाजा भीतर से लॉक कर दिया और वे बेड पर बैठ गए। वे दोनों काफी देर तक एक दूसरे को असमंजस से ताकते रहे। फिर श्रेया ने कांपते हुए स्वर में कहा, राहुल, मुझे डर लग रहा है। यहां पर यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्लीज यहां से चलो। राहुल ने उसे समझाते हुए कहा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है श्रेया। सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। चलो बाथरूम में चलकर एक साथ फ्रेश होते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। राहुल थोड़ा रोमांस के मूड में आ गया था। इस पर श्रेया ने बड्ढी बेरुखी से कहा, नहीं राहुल, यहां नहीं, मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी राहुल श्रेया को जबरन गोद में उठा लेता है और बाथरूम के भीतर लेकर चला जाता है। श्रेया थोड़ा विरोध करती है और फिर शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम के भीतर से शावर से निकलती बूंदों की टिप टिप के साथ साथ श्रेया की मादक सिसकियां भी बाथरूम के बंद दरवाजे से बाहर आने लगती हैं। फ्रेश होने के बाद उन दोनों ने राहत की सांस ली। वहां का माहौल भले ही डरावना था, लेकिन अब वो बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर चैन से वक्त बिताना चाहते थे। राहुल ने कमरे के पुराने टेलीफोन से रिसेप्शन पर कॉल किया, भैया 2 प्लेट डिनर भिजवा दीजिए। रिसेप्शन से बस इतना जवाब आया, भेजते हैं। करीब 15 मिनट बाद कमरे की घंटी अचानक बज उठी। राहुल ने धीरे धीरे जाकर दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका तो उसे बाहर एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र 20-22 साल रही होगी। उसका चेहरा बेहद पीला और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके हाथ में एक पुराना स्टील का थाल
और उसके ऊपर ढका हुआ एक एल्यूमिनियम का ढक्कन था। लड़के ने धीरे से कहा, आपका खाना। राहुल ने चुपचाप दरवाजा खोला और खाना उसके हाथ से ले लिया। लडजका धीरे धीरे मुड़कर सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसके जाते ही राहुल ने जल्दी से दरवाजा बंद कर अंदर से लॉक कर लिया। राहुल ने थाल को बेड के पास रख दिया। श्रेया ने ढक्कन उठाया तो वह चीख पड़ी, उफ, ये कैसी बदबू है। थाल में 2 रोटियां, सब्जी और दाल थी, मगर सब्जी से अजीब सी सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। रोटियां ऐसे सख्त थीं जैसे पत्थर हों। दाल का रंग हल्का हरा पड़ चुका था और उसमें कुछ अजीब से काले काले धब्बे तैर रहे थे। श्रेया ने नाक पकड़ते हुए कहा, राहुल, ये तो पूरा बासी है, लग रहा है जैसे कई दिन पुराना हो। राहुल ने थोड़ी सी सब्जी सूंघ कर देखी, फिर झटके से थाल को दूर सरका दिया। उफ, नहीं, ये तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। श्रेया ने बिना वक्त गंवाए थाल को उठाकर कमरे के कोने में रखे डस्टबिन में फेंक दिया। थाल गिरते ही ढक्कन हट गया और बदबू पूरे कमरे में फैल गई। श्रेया के बैग में नमकीन और बिस्किट के कुछ पैकेट रखे हुए थे। उस रात उन दोनों ने उसी से काम चलाया। फ्रेश होने के बाद वे दोनों बिस्तर पर लेट गए। बाहर अजीब सा मंजर था। ठंडी हवा के तेज झोंके कभी दरवाजे से सटी खिड़कियों के कांच से टकराते तो कभी ऐसा लगता कि जैसे कमरे के ऊपर से जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। श्रेया ने राहुल के सीने से लगते हुए कहा, राहुल, इस होटल में कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं क्यों यहां पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। राहुल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात काफी हो चुकी है, मैं जागता रहूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और अब लगभग 12 बजने को थे। होटल का सन्नाटा इतना गहरा हो चला था कि पंखे की धीमी आवाज भी कानों में चुभने लगी थी। बाहर से आती धीमी हवा खिड़की की झिड़ी से सरसराते हुए आकर पर्दों से खेल रही थी। चांद बादलों की ओट से झांकने की कोशिश कर रहा था, मानो वो चुपके से सब कुछ देख रहा हो। श्रेया गहरी नींद में डूब चुकी थी। उसके होठों की मुस्कुराहट से ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी मीठे ख्वाब में खोई हो। किंतु राहुल की आंखों से नींद अब भी कोसों दूर थी। वह एक तरफ करवट लेकर छत को घूरे जा रहा था। उसके मन में न जाने कितने विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। दूर से आती कुत्तों के रोने की आवाजें उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थीं। अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी तो वह बुरी तरह चौंक गया और बिस्तर पर उठ बैठा। भला इतनी रात को कौन हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। श्रेया की नींद में खलन न पड़े इसलिए वो धीरे से उठा और दरवाजे के पास आया। तभी दूसरी ओर से किसी महिला की आवाज आई, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार चलकर देख लो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो महिला बहुत घबराई हुई हो। राहुल ने दरवाजे की जाली से झांक कर देखा तो बाहर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उम्र यही कोई 22-23 साल रही होगी। उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे। उसके गीले बाल कधों में होते हुए पीठ को छू रहे थे और उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। राहुल ने दरवाजा खोलते हुए लड़की से कहा, मैडम, आप होटल के रिसेप्शन में कॉल कर लीजिए, वो किसी बंदे को भेज देंगे। इस पर उस लड़की ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, 3 बार कर चुकी हूं, कोई रिसीव ही नहीं कर रहा, प्लीज आप एक बार चलकर देख लीजिए, शायद ठीक हो जाए। राहुल कुछ देर वैसे ही खड़ा सोचता रहा। आखिर इतनी रात को बाथरूम में नहाने कौन जाता है? कहीं इसमें इस लड़की की कोई चाल तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकती। देखने से ही इतनी मासूम और भोली लगती है और लड़की ही तो है, ये भला क्या ही कर लेगी मेरा। उसने उसके रूम में जाने का मन बना लिया। उसने विचारों की दुनिया से बाहर आते हुए कहा, ठीक है चलिए। लड़की ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और पलटकर अपने रूम की ओर चल पड़ी। राहुल उसके पीछे हो लिया। राहुल की नजरें उस लड़की के शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक टटोल रही थीं। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से लिपटकर उसके अंगों को साफ दर्शा रहे थे।
उसके कंधों से नीचे पीठ तक लटकते खुले हुए बालों से पानी की बूंदें कॉरिडोर की फर्श पर अब भी टपक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल उस लड़की में खोता जा रहा था। उसका कमरा उसी फ्लोर पर कुछ दूरी पर था। जब वो दोनों कमरे तक पहुंचे तो कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। भीतर से एक मोहक सुगंध बाहर तक आ रही थी, जैसे कमरे के भीतर ताजे फूलों का ढेर लगा हो। लड़की कमरे के भीतर दाखिल हुई तो राहुल भी उसके पीछे चलने लगा। अंदर पहुंचकर राहुल उस कमरे की साज सज्जा और खूबसूरती देखकर दंग रह गया। देखने में वो कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम न था। लड़की उसे बाथरूम के सामने ले जाकर बोली, ये रहा बाथरूम। राहुल चुपचाप बाथरूम के भीतर गया और पानी का टैप चालू किया तो वह हैरान रह गया। टोंटी में भरपूर पानी आ रहा था। उसने शावर चलाया, सिंक चेक किया, सब कुछ एकदम ठीक था। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह हैरानी से पीछे मुड़ते हुए बोला, यहां तो सब कुछ ठीक है मैडम। जैसे ही वह पूरी तरह से पीछे मुड़ा वैसे ही उसकी देह जैसे सुन्न पड़ गई। वह जहां पर खड़ा था वहीं जम गया। उसके मुंह से शब्द ही ना निकल रहे थे। उसने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी वह लड़की अब पूरी तरह से निर्वस्त्र हो चुकी थी। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो वहीं फर्श पर पड़े थे। उसके होठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। राहुल की नजरें उसके शरीर से हट ही नहीं रही थीं। वह इस वक्त उस लड़की में इतना खो गया था कि उसे अपनी पत्नी भी याद नहीं थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था किसी दूसरी दुनिया से आई हो। इस बीच वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसने पास आकर उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों से पकड़ लिया और उसके होठों से अपने गुलाबी होंठ सटा दिए। वह राहुल को बड़ी गर्मजोशी से बेतहाशा चूमे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जन्मों की प्यासी हो, जैसे वह सदियों से किसी पुरुष के लिए तड़प रही थी। राहुल पहले तो जड़वत खड़ा रहा, फिर वह भी उसमें खोने लगा। फिर वह राहुल का हाथ पकड़कर कमरे में पड़े बेड पर खींच ले गई। वो दोनों रात भर वासना के समंदर में गोते लगाते रहे। इस बीच राहुल नींद के आगोश में कब चला गया उसे पता ही न चला। चांद अब भी बादलों की ओट से झांक रहा था। काफी देर बाद जब राहुल की नींद टूटी तो उसने अधखुली आंखों से पूरे कमरे को टटोला तो उसके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई। जो कमरा कुछ घंटों पहले किसी 5 स्टार होटल के कमरे जैसा लग रहा था अब एकदम बदल चुका था। दीवारों का रंग उखड़ चुका था, पर्दे जगह जगह से फटे हुए थे और फर्श पर कीचड़ जैसी कोई चीज फैली थी। कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे कोई जानवर महीनों पहले मर गया हो और अब सड़ रहा हो। वह चौंक कर बेड पर उठ बैठा और अपने बगल में बेड पर देखते हुए बुदबुदाया, वो लड़की कहां गई? उसके बगल में बेड खाली था और रात में जो लड़की उसके साथ सोई थी अब वो वहां से गायब थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा तो सुबह के करीब 5 बजने वाले थे। खिड़की से बाहर अब भी हल्का सा अंधेरा था। तभी उसे याद आया कि उसकी वाइफ तो कमरे में अकेली सोई है। उस लड़की के चक्कर में वो उसको भूल ही गया था। उसे अब यह डर भी सताने लगा था कि यदि वो रात में जग गई होगी तो उसे ढूंढ रही होगी। वह तो श्रेया के साथ हनीमून पर आया था, पर किसी अनजान लड़की के साथ हनीमून मना चुका था। वह फुर्ती से उठा और हड़बड़ाहट में उसने फर्श पर यहां वहां बिखरे पड़े अपने कपड़े उठाकर पहने। इसके बाद वह तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। होटल का कॉरिडोर उस समय बिल्कुल सुनसान था। गहरी पीली रोशनी में उसका हर एक कोना भयानक लग रहा था। वह जब अपने कमरे के करीब पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखकर वहीं ठिठक गया। तभी उसे याद आया कि वो रात को हड़बड़ी में दरवाजा ही बंद करना भूल गया था। अचानक उसे कमरे के भीतर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी और भीतर से एक अजीब सा काला साया बिजली की तरह निकलकर होटल के कॉरिडोर में कहीं खो गया। उसके बाहर निकलने के साथ ही एक अजीब सी गुर्राहट उसके कानों के पर्दे को चीरते हुए निकल गई। डर से राहुल के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और हाथ पैर कांप रहे थे। किसी अनहोनी के डर से उसका दिल बैठा जा रहा था, किंतु वह हिम्मत करके कमरे के भीतर घुसा। कमरे के भीतर सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बेड पर गई जिस पर श्रेया सोई हुई थी,
उसकी सांसें कुछ देर के लिए थम गई। उसने देखा कि श्रेया अब भी गहरी नींद में सोई हुई थी। राहुल धीरे से उसके पास गया और उसे हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगा। श्रेया ने करवट बदलते हुए बिना आंखें खोले ही नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सोने दो यार, रात भर तो सोने नहीं दिया तुमने। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह खुद से ही बड़बड़ाया, मैं तो रात भर किसी और के साथ था, तो फिर श्रेया के साथ कौन था? उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे की जर्जर दीवारें उस पर हंस रही हों, उसका मजाक बना रही हों। उस रात श्रेया के साथ तो उसे होना था, किंतु कोई अनजान ही उसके साथ सोकर चला गया था। वो शर्म से सिर कमरे की फर्श पर टिकाए पछतावे की आग में जल रहा था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसका दिल तेजी से अब भी धड़क रहा था। श्रेया हर बात से बेखबर चुपचाप सो रही थी। कुछ सोचते हुए राहुल ने अपने कांपते हाथ से अपनी पैंट की जेब टटोली तो उसे वो पुराना सा तुड़ा मुड़ा कार्ड मिल गया जो उस टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए अपना मोबाइल निकाला और कांपती हुई उंगलियों से उस कार्ड में लिखे नंबर को डायल किया। दूसरी ओर बेल जा रही थी। आखिर में उसका फोन उठा और एक महिला की आवाज आई, हेलो। उस आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। महिला की आवाज सुन राहुल थोड़ा चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि उधर से वो टैक्सी ड्राइवर ही फोन उठाएगा। उसने उस महिला से कहा, हेलो, वो मैं टैक्सी ड्राइवर विजय से बात करना चाहता हूं। उन्होंने कल रात मुझे एक होटल तक छोड़ा था। दूसरी ओर कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर वह महिला बोली, कौन विजय? आपने शायद गलत नंबर डायल किया है। इस पर राहुल तपाक से बोला, नहीं मैम, उनके पास एक सफेद इंडिका कार थी और उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये कार्ड भी दिया था। उसकी बात सुनते ही उस महिला की सांस भारी हो गई थी। उसने कहा, आपने कहा विजय, सफेद इंडिका? राहुल ने हामी भरते हुए कहा, जी हां। अब जो उस महिला ने कहा उसे सुनकर राहुल का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा, सुनिए, विजय मेरा पति था, लेकिन उसे मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। उसका एक्सीडेंट होटल पाइन व्यू के पास वाली रोड पर हुआ था। शायद किसी भारी वाहन के नीचे आकर वो बुरी तरह से कुचल गया था। चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उस वक्त वो एक टूरिस्ट कपल को उस होटल में छोड़कर वापस लौट रहा था। उस महिला की बात सुनकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल पाया, क्या? उसका सिर चकराने लगा। उसका फोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। वह सोच में पड़ गया, अगर विजय 3 साल पहले मर चुका है तो फिर कल रात मुझे और श्रेया को यहां कौन लाया था? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में आया कि कहीं वो विजय का भूत तो नहीं था। उसके दिमाग में ये विचार आते ही अब वह उस होटल में एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। वो भागते हुए श्रेया के पास आया और उसे झकझोरते हुए चिल्लाया, श्रेया उठो, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। श्रेया ने करवट बदलते हुए कहा, क्या हुआ यार, फिर से? राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, यह होटल ठीक नहीं है श्रेया, यह शापित है। हमें अभी और इसी वक्त यहां से निकलना होगा। जल्दी से अपना सामान पैक करो। कुछ ही मिनटों में वो दोनों अपने बैग लेकर कमरे से बाहर आ गए। दोनों लगभग दौड़ते हुए होटल की लॉबी में पहुंचे। लॉबी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिसेप्शन बिल्कुल खाली था, वहां कोई नहीं था। राहुल ने बेल बजाई, लेकिन काफी देर तक वहां कोई ना आया। उस बड़े से हॉल में लगी दीवार घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे में बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। पूरा का पूरा होटल बिल्कुल सुनसान था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे उन दोनों के सिवा वहां कोई मौजूद ही ना हो। श्रेया ने कांपते हुए राहुल की बांह पकड़कर कहा, राहुल, यहां तो कोई नहीं है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारों में बात की और दबे पांव होटल से बाहर निकलने लगे। अचानक होटल में लगी पीली बत्तियां आप ही जलने बुझने लगी और दीवारों से भयानक चीखें बाहर आने लगी। चीखें इतनी तेज थीं कि उनके कान के पर्दे जैसे फटने को हो आए थे। श्रेया ने राहुल का हाथ तेजी से पकड़ लिया और वो दोनों भागते हुए उस होटल से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वो दोनों उस शापित होटल को काफी पीछे छोड़ चुके थे।
अंधियारे में डूबे उस होटल से अब भी वो चीखें वहां से साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गुस्से में चीख कर कह रहा हो, कहां भाग कर जाओगे मुझसे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ लूंगा। यह कहते हुए कोई बेतहाशा हंस रहा था। सुबह होने में अभी समय था। समूचे इलाके को घने अंधियारे और कोहरे ने घेर रखा था। उस कोहरे और सन्नाटे को चीरते हुए राहुल और श्रेया बेतहाशा दौड़ते चले जा रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ साफ झलक रहा था। करीब घंटे भर से ऐसे ही भागते भागते वो थकान से बिल्कुल पस्त हो गए थे। उनकी सांसें तेज हो गई थीं और अब उनकी टांगें लड़खड़ाकर आगे जाने से इनकार कर रही थीं। वो वहीं रुककर थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी उन्हें अपने सामने कुछ कदमों पर सड़क दिखाई दी। सड़क देखकर उनकी आंखें चमक उठी। सड़क देखते ही उनकी बाहें खिल उठी, क्योंकि अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि वो यहां से बचकर निकल जाएंगे। राहुल ने हांफते हुए कहा, श्रेया, यहां रुकना सेफ नहीं है। हमें वो सड़क पकड़कर आगे बढ़ना होगा। शायद रोड पर कोई टैक्सी या कोई दूसरा वाहन मिल जाए और हम उससे लिफ्ट वगैरह मांगकर यहां से निकल जाएं। राहुल की बात सुन श्रेया ने हांफते हुए कहा, थोड़ा रुक जाओ राहुल, मुझसे अब और चला नहीं जा रहा है। राहुल ने श्रेया से थोड़ा जोर देकर कहा, हमें चलना ही होगा श्रेया, नहीं तो हम फिर से किसी आफत में पड़ जाएंगे। श्रेया उसकी बात मान गई और हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। राहुल उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगा। वो काफी देर तक उस सुनसान रोड पर वैसे ही चलते रहे। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे इंजन की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी वाहन के इंजन की थी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके थके हुए चेहरों पर एक उम्मीद सी जग उठी। उनसे काफी दूर सड़क पर किसी अनजान वाहन की 2 हेडलाइट्स कोहरे की धुंध को चीरते हुए उन्हीं की ओर आ रही थीं। दोनों उसी जगह रुककर उसके पास आने का इंतजार करने लगे। राहुल सड़क पर उछलते हुए हाथ हिलाकर उस अनजान वाहन को हाथ देकर रोकने की कोशिश करने लगा। इसी के साथ वो ऊंची आवाज में चिल्लाकर कह रहा था, प्लीज गाड़ी रोक दो, हम बहुत मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो प्लीज। कुछ ही पलों में वह अज्ञात वाहन उनके पास आकर रुका। वह एक सफेद रंग की इंडिका टैक्सी कार थी। कार रुकते ही राहुल ने हड़बड़ाते हुए उसका दरवाजा खोला और श्रेया को भीतर धकेल दिया। दोनों सीट पर गिरते पड़ते बैठे और दरवाजा बंद करते ही कार धीरे धीरे चल पड़ी। कार के भीतर की सीटें मटमैली सी बदबूदार थीं, जैसे वर्षों से किसी ने उसकी सफाई न की हो। किंतु इस समय वो दोनों जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे, इसलिए उनको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वह कार सड़क पर तेजी से चल पड़ी थी। कुछ सोचते हुए राहुल ने उस कार ड्राइवर से पूछा, कहां तक चलेंगे आप? उस कार ड्राइवर ने आगे देखते हुए उसकी बात का जवाब दिया, जी मसूरी तक। उसकी बात सुनकर उन दोनों की जान में जान आई। वो दोनों चुपचाप बैठकर कार की खिड़की से बाहर देखने लगे। राहुल और श्रेया रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे, इसलिए जल्द ही उन पर नींद हावी हो गई और वे कार की सीट पर ही एक दूसरे से सटकर सो गए। कुछ देर बाद जब एक झटके से राहुल की नींद खुली तो वह कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। श्रेया भी जाग चुकी थी। जब उन दोनों ने ध्यान से खिड़की के बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। टैक्सी उसी होटल की ओर बढ़ रही थी जहां से वो किसी तरह जान बचाकर भागे थे। राहुल कार ड्राइवर की तरफ देखते हुए घबराकर चिल्लाया, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक उस कार ड्राइवर की गर्दन अजीब सी आवाज करते हुए धीरे धीरे 360 डिग्री पर घूमकर पीछे की ओर मुड़ी। उस कार ड्राइवर का चेहरा स्याह, आंखें गहरी काली और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उसका चेहरा बिल्कुल उस टैक्सी ड्राइवर के चेहरे से मेल खाता हुआ लग रहा था जिसने उन्हें उस होटल में छोड़ा था। राहुल और श्रेया डर से चीख पड़े। उन दोनों ने उस कार के दरवाजे को खोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सारे लॉक जाम हो चुके थे। उस कार की स्पीड अब बढ़ चुकी थी। उस पिशाच के हाथ तो कार की स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी उन दोनों की तरफ देखते हुए हंसी के भयानक ठहाके लगा रहा था। जैसे ही वह कार उस होटल के ठीक सामने पहुंची तो उस होटल का भारी सा जंग लगा लोहे का फाटक चरमराता हुआ अपने आप ही खुल गया। कार सरसराती हुई फाटक से भीतर घुस गई
और फाटक अपने आप ही बंद हो गया। अब भी भीतर से राहुल और श्रेया की दबी हुई चीखें बाहर से सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनकी चीखों को सुनने वाला वहां कोई न था।